अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, समझ गया समझ गया। ओके ओके, आज बच्चों हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं, हिस्टेरेसिस कर्व हम लोग पढ़ेंगे आज। ध्यान से समझना। ये हमारा इधर क्या आ जाता है, हिस्टेरेसिस कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक। तो हिस्टेरेसिस कर्व हमारा देखो क्या कहता है, सुनो। हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस का अंग्रेजी में मतलब होता है लेट कर्व। अंग्रेजी में इसका क्या मतलब होता है, लेट कर्व। लेट कर्व का मतलब जिसमें वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से पीछे चलती है। अरे लेट कर्व का क्या मतलब है, जिसमें वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कैसे चलती है, पीछे चलती है। ये हिस्टेरेसिस का मतलब है। अब मैं पहले इस ग्राफ को बना देता हूं पहले, उसके बाद इसको समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल ग्राफ होता है। देखो, ये ग्राफ हमारा किसके बीच में बनता है, आई और एच के बीच में ये बनता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वाई एक्सिस पे बनती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक्स एक्सिस पे बनती है। ठीक है। तो एक ग्राफ की कुछ ऐसे शेप होती है। ये ओ आ जाता है, ये आ जाता है ए, ये आ जाता है बी, ये आ जाता है सी, ये आ जाता है डी, ये आ जाता है ई। ठीक। ये आ जाता है इधर एफ, ये इधर एफ आ जाता है। ठीक है। फाइन बच्चों, इस तरीके से आपका एक ग्राफ बन जाता है। इस पहले मैंने ग्राफ को बना दिया, फिर आपको इसका मतलब समझा दूंगा। ठीक। अब देखो, इसको समझते हैं हम लोग। बच्चों, हिस्टेरेसिस कर्व होता क्या है, सुन लो एक बार फिर से। हिस्टेरेसिस का अंग्रेजी में मतलब होता है लेट कर्व। ठीक है। हिस्टेरेसिस का इंग्लिश में मतलब है लेट कर्व। और हिस्टेरेसिस कर्व हमें बताता क्या है, हिस्टेरेसिस कर्व हमारा ये बताता है कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से पीछे चल रही है। और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई जो वाई एक्सिस पे बनता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो एक्स एक्सिस पे बनता है, उनके बीच का ग्राफ होता है। अरे आई आपका वाई एक्सिस पे, एच आपका एक्स एक्सिस पे, इन दोनों के बीच में ये ग्राफ आपका बनता है। ठीक है। एच एक्स एक्सिस पे इन दोनों के बीच में आपका एक ग्राफ बनता है। अब देखो, ये ग्राफ हमारा इस तरीके से पत्ती शेप का होता है। ये वाला ग्राफ लीफ शेप का होता है, पत्ती शेप का आपका एक ग्राफ होता है। ठीक। इस ग्राफ में वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से पीछे चलती है। और इस ग्राफ में पत्ती शेप का एक ग्राफ होता है। इस ग्राफ में हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बार बार किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। यहां तक आती है बात समझ में सबको। ठीक। अरे यस सर बोलते रहो। हाँ, अब देखो इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये वाला ग्राफ हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, ये वाला ग्राफ हमारा फैक्ट्रियों में बनता है, जहाँ पे हमारे ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनते हैं। अरे ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनते हैं, ट्रेनों के पार्ट बनते हैं, वहां पर फैक्ट्रियों के अंदर ये हिस्टेरेसिस कर्व बनता है। क्योंकि जो इस ग्राफ का एरिया होता है वो हमें बताता है कि मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन करने में कितनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन करने में कितनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम, वो इस ग्राफ का एरिया हमें बताता है। कितनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक। अब देखो इसके अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं, सबसे पहले ये चीज सुन लो आप। इस ग्राफ को हम लोग समझे किस तरीके से, ये चल क्या रहा है हमारा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब मैंने बच्चों आपको बता रखा है। देखो, इतने पार्ट में नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि इतने पार्ट में हमारा ये चमक रहा है, इसलिए। देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का क्या मतलब होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि अंदर कितनी मैग्नेटिज्म डेवलप हो गई है। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब आप सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई कर रहे हो। जैसे अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, तो कैसे करके समझाऊंगा। जैसे सपोज सात्विक, आप बहुत ठीक है बच्चों, देखो सपोज सात्विक आप बहुत शैतान बच्चे हो। ठीक। मुझे आपको धार्मिक बच्चा बनाना है, तो मैं आपको क्या करूंगा, आपको चैनल्स दिखाऊंगा, आस्था चैनल और
जितने हमारे और रिलीजियस चैनल्स होते हैं वो आपको सारे में चैनल्स दिखाऊंगा। उन चैनल्स को देखने से आपके अंदर गॉड के लिए अच्छी फीलिंग डेवलप होगी, मतलब भगवान को मानने। सुन रहे हो सात्विक और बाकी बच्चों? हाँ तो ठीक है, तो जो मैं आपको चैनल्स वगैरह दिखा रहा हूँ आपको एक रिलीजियस बनाने के लिए, मंदिर वगैरह ले जा रहा हूँ, वो आपका क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। और आपके अंदर जो इंसानियत डेवलप हो रही है वो हमारा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसी तरीके से अगर ये लोहा है, लोहे के अंदर मैंने वायर को लपेट दिया, इसमें करंट फ्लो करा रहा हूँ, तो जो मैं करंट दे रहा हूँ वो मेरी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। और इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म डेवलप हो गई है, अब ये लोहा जो मैग्नेट अंदर से बन चुका है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो उन दोनों के बीच में हमारा ये ग्राफ होता है। अब हम लोग इसके अंदर देखो क्या कर रहे हैं, ये चीज सुनो। हम लोगों ने क्या करा बच्चों, ये हमारा कोई लोहा है, ठीक। लोहे में मैंने वायर लपेट दी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके मैंने लोहे के अंदर क्या कर दिया है, वायर को लपेट दिया है। लोहे के अंदर ऐसे ऐसे करके वायर लपेट दी। करंट इसमें फ्लो कर रहा है, पहले बैक साइड से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, बैक साइड से ऊपर नीचे आ गया, बैक साइड से ऊपर नीचे आ गया, ऐसे ऐसे करके करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक। तो बच्चों अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लोहे में करंट फ्लो करा रहा हूँ, यानी कि एच बढ़ा रहा हूँ। एच बढ़ा रहा हूं, मैं करंट को बढ़ा रहा हूं। पहले मेरा 10 एम्पियर करंट गया, अब मेरे 10 से 50 एम्पियर करंट कर दिया, अब 10 से 20 एम्पियर करंट कर दिया, फिर 30 एम्पियर करंट, फिर 40 एम्पियर, फिर 50 एम्पियर, फिर 60 एम्पियर। करंट बढ़ा, एच बढ़ा, एच बढ़ा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ा। अरे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ा, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप हुई। यहाँ पे हमें सैचुरेशन पॉइंट मिल गया। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब पीक वैल्यू। सैचुरेशन पॉइंट का क्या मतलब होता है, पीक वैल्यू। इससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब है बच्चों पीक वैल्यू, इससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता है। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब होता है पीक वैल्यू, इससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, बस। अब बस मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया ये, इससे ज्यादा ना हो सकता मैग्नेटाइज। ठीक है, इससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, पीक वैल्यू हमें मिल गई। अब इसके बाद हम लोग इसको डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। डीमैग्नेटाइज कैसे कर रहे हैं, मैं करंट को कम करता जा रहा हूं। पहले मेरा 60 एम्पियर करंट था, अब मैंने करंट को कम कर दिया, 60 से 50 एम्पियर करंट कर दिया, फिर 50 से 40 एम्पियर करंट कर दिया, फिर 40 से 30 एम्पियर करंट कर दिया, फिर 20 एम्पियर करंट कर दिया, फिर 10 एम्पियर करंट, फिर 0 एम्पियर करंट। तो इस तरीके से मैं एच को कम करता जा रहा हूं। देख रहे हो ना, ये एच को इधर क्या करता जा रहा हूं बच्चों, मैं कम। एच को इधर मैं करता जा रहा हूँ, इधर ये कम करता जा रहा हूँ। ठीक है, ये ग्राफ आपका कायदे से थोड़ा इधर वैसे लग रहा होगा, ये हो जाएगा ठीक, ऐसे करके ये आ गया आपका। देखो ये आ जाएगा आपका। अब मैं इधर एच को कम करता जा रहा हूँ, एच को कम करता जा रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ, एच मेरा 0 हो गया, बट तब भी इसके अंदर एक्स एक्सिस 0 हो गई, बट अभी भी इसके अंदर वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस क्या कर दी है मैंने, 0, बट अभी भी इसके अंदर वाई एक्सिस बची हुई है, यानी कि एच को 0 कर दिया, अभी भी आई बचा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है। ठीक। तो उसको हम लोग कह देते हैं रिटेंटिविटी। ये वाली जो ओबी है, ओबी को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, रिटेंटिविटी। ओबी हमारा इधर आ जाता है रिटेंटिविटी, इधर आ जाता है रिटेंटिविटी। ये ऐसे हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी कह देते हैं, रिटेंटिविटी। और इसकी डेफिनेशन आ जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी कह देते हैं, रिटेंटिविटी, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रेमिनेंस। रेमिनेंस भी इसे कह देते हैं। ठीक है, ये इसके तीन नाम होते हैं, रिटेंटिविटी, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रेमिनेंस। ठीक। ये बताता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 होने पर भी जो इसके अंदर बची कुची मैग्नेटिज्म है। अरे करंट की वैल्यू 0 हो जाने पर भी लोहे के अंदर जो बची खुची मैग्नेटिज्म है, ये हमारा रिटेंटिविटी हो जाता है। मैंने इसके अंदर करंट का फ्लो बंद कर दिया, मगर अभी भी इसके अंदर ये कुछ बची खुची मैग्नेटिज्म है, वो बची खुची मैग्नेटिज्म को रिटेंटिविटी कहते हैं। यहां तक बात समझ में आती है सात्विक, रवलीन, दिव्यांशु? ठीक है, ये हमारी रिटेंटिविटी हो जाती है। ठीक।
अच्छा, अब देखो, अब इस बची खुची मैग्नेटिज्म को सबसे पहले मैंने, अब इस बची खुची मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं। अरे नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गई ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं। नेगेटिव एक्स एक्सिस अपोजिट डायरेक्शन में कैसे अप्लाई करूंगा, मैंने इधर पोलैरिटी चेंज कर दी। अब इस साइड मेरा नेगेटिव टर्मिनल आ गया, इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल आ गया। अरे बच्चों, इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, तो करंट अपोजिट फ्लो करेगा। यानी कि पहले यहां पर नॉर्थ, यहां पर साउथ हो रहा था, अब यहां पर नॉर्थ डेवलप होगा, यहां पे साउथ डेवलप होगा, पोलैरिटी चेंज हो गई। मैंने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। करंट पहले ऐसे करके फ्लो कर रहा है, अब ऐसे करके फ्लो करेगा। हाँ हाँ, तो यानी कि मैं इसको डीमैग्नेटाइज कर रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर कर। मैंने अपोजिट डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, तो देखो, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो वाई एक्सिस कम होती गई, वाई एक्सिस कम होती गई, वाई एक्सिस कम होती गई। इसका मतलब आई कम होता गया, आई कम होता गया, आई कम होता गया, आई कम होता गया, एक सिचुएशन आई सी पॉइंट पर आई जीरो हो गया। यानी कि जो बची खुची मैग्नेटिज्म थी वो बिल्कुल जीरो हो गई। बची खुची मैग्नेटिज्म जो लोहे के अंदर थी वो बिल्कुल क्या हो गई बच्चों, जीरो हो गई। अब इस बची खुची मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए, मैंने जो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है, मैंने जो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है, इसे हम लोग कोरेसिविटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कोरेसिविटी। इसे क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, कोरेसिविटी। इसे हम लोग कोरेसिविटी कहते हैं। इस बची खुची मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए जो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसे हम लोग कोरेसिविटी कहते हैं। यहां तक आती है बात समझ में? दिव्यांशु, लवली दिव्यांशु, ठीक है। तो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करी उसे कोरेसिविटी हमने कह दिया। अब ये हमारी बची, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर मैग्नेटाइज कर रहे हैं, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एच की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अरे अपोजिट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस बढ़ रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस बढ़ रही है, यानी कि नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा हूं। यानी कि मैं इधर करंट को बढ़ा रहा हूं, मैंने जो इधर पोलैरिटी चेंज कर दी थी, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, अब मैं करंट को बढ़ा रहा हूं 10 से 20 एम्पियर, 20 से 30 एम्पियर, 30 से 40 एम्पियर, 40 से 50 एम्पियर, 50 से 60 एम्पियर। तो मेरी इधर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ रहा है, हाँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ रहा है, वाई एक्सिस भी बढ़ रहा है, नेगेटिव में नेगेटिव वाई एक्सिस बढ़ रहा है, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिज्म ज्यादा डेवलप हो रही है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में इसके अंदर मैग्नेटिज्म ज्यादा डेवलप हो रही है। एक सिचुएशन आ गई हमारी जहां पर हमें पीक वैल्यू मिल गई, जहां पर हमें कैसी वैल्यू मिल गई बच्चों, पीक वैल्यू मिल गई, ठीक है। एक हमारी इस सिचुएशन पे हमें इधर मिल जाती है पीक वैल्यू, यहां पर हमें इधर पीक वैल्यू मिल गई माइनस एच नॉट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इक्वल होगी, ओ ए और क्या कह रहे हो, ओ ए और, हाँ ठीक है। तो अब हम इसको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर रहे हैं, जिससे हमें एकदम पीक वैल्यू मिल गई, सैचुरेशन पॉइंट मिल गया, यानी कि इससे ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज नहीं हो सकती। अब उसके बाद हम लोग फिर से इधर डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, एच को कम करते जा रहे हैं। अरे एक्स एक्सिस कम हो रही है, यानी कि एच को कम करते जा रहे हैं, यानी कि इधर जो हमारा 60 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था उसे कम कर रहे हैं, 60 से 50 एम्पियर, 50 से 40 एम्पियर, 40 से 30 एम्पियर, 20 एम्पियर, 10 एम्पियर, उसे कम करते जा रहे हैं। यहाँ पर एच की वैल्यू जीरो हो गई बिल्कुल, एक्स एक्सिस जीरो, वाई एक्सिस अभी भी कुछ बची है, यानी कि इसे भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ही कहेंगे, ठीक है। इसे रिटेंटिविटी ही कहेंगे, ठीक। यहाँ पे वाई एक्सिस कुछ है बट एक्स एक्सिस जीरो है, यानी कि ये हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कुछ बच रही है, मैग्नेटिज्म अभी कुछ बच रही है, जबकि करंट जीरो कर दिया है। करंट जीरो, एच की वैल्यू जीरो, बट आई कुछ बच रहा है, यानी कि ये रिटेंटिविटी हो गई हमारी, ये फिर से रिटेंटिविटी आ गई। अब फिर से हम इसे मैग्नेटाइज कर रहे हैं, मैग्नेटाइज कर रहे हैं पूरा इसे, उसी सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हमने करा, इधर पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, यानी कि फिर से मैंने इधर पोलैरिटी चेंज कर दी। अब करंट बढ़ा रहा हूं, मैं करंट बढ़ा रहा हूं, जिससे इसके अंदर जो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड जो पोलैरिटी डेवलप थी वो जीरो हो गई, और वो फिर से उसी सिचुएशन पर पहुंच गए, उसी सैचुरेशन पॉइंट पर फिर से पहुंच गए। तो ये कंप्लीट बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन का जो हमें पत्ती शेप का ग्राफ मिलता है, लीफ शेप का ग्राफ, इसी को हिस्टेरेसिस कर्व हम लोग कहते हैं। इतना ज्यादा कंफ्यूज मत होना, मैं इसकी थ्योरी भेज दूंगा, उसे एक बार घर में खुद रीड करोगे तो सब समझ में आ जाएगा,
मैंने एक बार इसका समरी निकालते हैं, इस हिस्टेरेसिस कर्व में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है, एक बार फिर से इस पूरे की समरी हम लोग देखते हैं। देखो इस पूरे की समरी हमारी ये है कि सबसे पहले मेरे पास कोई लोहे का टुकड़ा, ये हमारा हिस्टेरेसिस कर्व जो होता है इसका मतलब होता है लेट कर्व। लेट कर्व का मतलब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से पीछे चल रही है। आप खुद ही देख रहे हो एक्स एक्सिस जीरो हो गई बट वाई एक्सिस अभी जीरो नहीं हुई। तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से पीछे चल रही है, इसे हिस्टेरेसिस कर्व कहते हैं। आई और एच के बीच में ये बनता है। आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वाई एक्सिस पे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच एक्स एक्सिस पे बनती है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताता है कि सब्सटेंस के अंदर कितनी मैग्नेटिज्म डेवलप हो गई है, सब्सटेंस अंदर से कितना ज्यादा मैग्नेटिज्म डेवलप हो गई है। एच बताता है हमारा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप कितनी अप्लाई कर रहे हो। एच क्या बताता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब ये लोहे का टुकड़ा है, मुझे इसे मैग्नेट बनाना है, तो मैंने क्या करा, इस पर वायर लपेट दी, इसमें करंट फ्लो कराया। तो जैसे जैसे मैं करंट बढ़ा रहा हूँ 10 एम्पियर 20 एम्पियर 30 एम्पियर करंट बढ़ा रहा हूँ, एच बढ़ रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है उसकी सोर्स, तो आई बढ़ रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिज्म ज्यादा डेवलप हो रही है। अब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, इससे ज्यादा मैग्नेट नहीं बन सकता। ये हमारा क्या आ गया, सैचुरेशन पॉइंट। इससे ज्यादा मैग्नेट अब ये नहीं बन सकता। तो जब ये इससे ज्यादा मैग्नेट नहीं बन सकता, सैचुरेशन पॉइंट है हमारा ये, तो इसे मैंने ए एच नॉट कह दिया। अब मैं इसे डीमैग्नेटाइज कर रहा हूँ। जब मैं इसे डीमैग्नेटाइज कर रहा हूँ, अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ बच्चों, इधर डीमैग्नेटाइज कर रहा हूँ, यानी कि करंट कम करता जा रहा हूँ। जो मैंने 60 एम्पियर तक करंट था उसे कम करता गया, 50 एम्पियर 30 40 एम्पियर 30 एम्पियर 20 10 एम्पियर 0 एम्पियर। अब एच की वैल्यू जीरो कर दी बट आई अब जीरो नहीं हुआ, यानी कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से पीछे चल रही है। ठीक है, अब मैंने इधर क्या कर दिया, आई अभी भी कुछ बचा हुआ है, इसी को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कह देते हैं हम लोग। वो इसी को कह देते हैं रिटेंटिविटी। ये जो बची खुची मैग्नेटिज्म है, जब एच जीरो हो गया बट आई अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, इस बची खुची मैग्नेटिज्म को क्या कह देते हैं, रिटेंटिविटी। ठीक, इसके बाद मैं इसे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर रहा हूँ। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कैसे कर रहा हूँ, मैंने इधर पोलैरिटी चेंज कर दी, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दिया, नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी ताकि ये बची खुची मैग्नेटिज्म जीरो हो जाए। इस पॉइंट पर ये बची खुची मैग्नेटिज्म जीरो हो गई। तो इस बची खुची मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए मैंने जो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी उसे कोरेसिविटी कह देंगे। उसे क्या कह देते हैं, कोरेसिविटी या कोरेसिव फोर्स भी इसे कहते हैं, कोरेसिविटी या कोरेसिव फोर्स। कोरेसिव फोर्स भी इसे कहते हैं, कोरेसिविटी या कोरेसिव फोर्स। ठीक, अब ये कर दिया मैंने। ठीक, अब मैं इसे मैग्नेटाइज कर रहा हूं अपोजिट डायरेक्शन में ही। अपोजिट डायरेक्शन में जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही है उसका करंट बढ़ाता जा रहा हूं, तो ये नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो गई और सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब फिर से इसे डीमैग्नेटाइज कर रहा हूं, यहां पर आ गया जहां पर एच की वैल्यू जीरो हो गई, एच जीरो कर दिया बट अभी भी इसके अंदर बची कुची मैग्नेटिज्म है, तो ये भी रिटेंटिविटी हो जाएगी। अब इस रिटेंटिविटी को जीरो करने के लिए फिर से मैंने मैग्नेटाइज करा, तो जो मैंने फिर से अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, यहां तक तो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड थी ना, फिर मैंने जो इधर पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड, जिससे बची कुची मैग्नेटिज्म जीरो हो जाए, उसे भी कोरेसिविटी कह देंगे। तो ओसी और ओएफ दोनों इधर कोरेसिविटी हो जाएंगे। अरे ये क्या है बच्चों, कोरेसिविटी है कि मैं जो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं ताकि ये बची कुची मैग्नेटिज्म जीरो हो जाए, उसे हम लोग कोरेसिविटी कह देते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर से हम लोग वहीं पे पहुंच गए, मैग्नेटाइज करता गया, करंट बढ़ाता गया, फिर से वहीं पर उसी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गए। ठीक है, तो ये हमें पूरा हिस्टेरेसिस कर्व इधर मिल जाता है लीफ शेप का। यहां तक आती है सबको बात समझ में, दिव्यांशु रवलीन सात्विक, दिव्यांशु? ठीक है, ये आपका रेमिनेंस, रिटेंटिविटी, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, कोरेसिविटी या कोरेसिव फोर्स। ठीक, वाई एक्सेस वाली वैल्यूज रिटेंटिविटी, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, और एक्स एक्सेस वाली जो वैल्यूज है वो कोरेसिविटी। अब देखो इसमें मैग्नेटाइजेशन हमारा कहां कहां पर हो रहा है, ये हम लोग देखते हैं। इसके अंदर हमारा मैग्नेटाइजेशन जो हो रहा है, तो मैग्नेटाइजेशन देखो हमारा कहां कहां पर हो रहा है, ओ ए पर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है हमारा। सबसे पहले तो ओ ए पर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है ना हमारा। आप देखो ओ ए पर इधर मैग्नेटाइज कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद हमारा कहां कहां पर डीमैग्नेटाइजेशन, इधर नीचे देख लेते हैं कहां कहां पर हो रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन। तो देखो डीमैग्नेटाइजेशन देखते हैं,
तो ए बी पर हमारा ए से लेकर सी तक पूरा हमारा डीमैग्नेटाइजेशन ही हो रहा है। अगर आप देखते हो बच्चों, ए से लेकर पूरा सी तक डीमैग्नेटाइजेशन ही तो हो रहा है। यहाँ पर हम लोग करंट कम करते जा रहे हैं तो डीमैग्नेटाइजेशन, फिर अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइजेशन, जिससे बची कुची मैग्नेटिज्म जीरो कर दी हमने। अरे वाई एक्सिस को जीरो कहाँ पे करते जा रहे हैं? वाई एक्सिस को जीरो, वाई एक्सिस हमारी कम कहाँ कहाँ पर हो रही है? वहां पे डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। जहाँ पे वाई एक्सिस बढ़ रही है वहां पे मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। सिंपल सी बात है। ओ ए पर वाई एक्सिस बढ़ी, यहीं से तो शुरुआत करी थी हमने ओ से, तो ओ ए पर वाई एक्सिस बढ़ी तो मैग्नेटाइजेशन। ए से लेकर सी तक वाई एक्सिस कम हो रही है, ए से लेकर सी तक वाई एक्सिस क्या होती जा रही है? कम। वाई एक्सिस कम तो डीमैग्नेटाइजेशन। यहां तक आई बच्चों बात समझ में? ए से लेकर सी तक वाई एक्सिस कम। अब देखो सी से लेकर डी तक वाई एक्सिस बढ़ रही है बट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। अरे सी से लेकर डी तक नेगेटिव वाई एक्सिस बढ़ रही है ना दिव्यांशु? सी से लेकर डी तक नेगेटिव वाई एक्सिस बढ़ रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस बढ़ रही है तो मैग्नेटाइजेशन ही इसे मानेंगे। सी से लेकर डी तक हम लोग क्या मानेंगे? मैग्नेटाइजेशन। क्योंकि वाई एक्सिस तो बढ़ रही है, चाहे नेगेटिव वाई एक्सिस बढ़ तो रही है नेगेटिव वाई एक्सिस। उसके बाद डी से लेकर ई तक अगर आप देखोगे तो आपकी वाई एक्सिस क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है। डी से लेकर ई तक क्या हो रही है रवलीन? वाई एक्सिस कम। सुनो सुनो, पहले डी से लेकर ई तक देखोगे तो वाई एक्सिस क्या हो रही है आपकी? कम। नेगेटिव वाई एक्सिस क्या हो रही है आपकी? कम हो रही है। तो डी से लेकर ई तक आपका डीमैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक रवलीन? डी से लेकर ई तक आपका डीमैग्नेटाइजेशन, फिर ई से लेकर ए तक आपका पूरा मैग्नेटाइजेशन होगा। उसका रीजन ये है कि आप इधर क्या कर रहे हो? आप इधर देखो, एफ से लेकर ए तक तो वाई एक्सिस बढ़ रही है आपकी, यहां पर भी आप पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हो ना असल में। यहाँ पर आप पॉजिटिव, यहाँ पर हमारी क्या है आपकी? नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड है। नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड आप मैग्नेटाइज कर रहे हो, एच पॉजिटिव में आ गया ना आपका, इसलिए आपका एच पॉजिटिव में आ रहा है। एच बढ़ा रहे हो इसलिए आपका इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रहे हो, तो ये कंप्लीट मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा आपका, ठीक है? क्योंकि इधर एच बढ़ा रहे हो आप, ठीक है? यहाँ पर आप, हाँ हाँ, एक्चुअली ई से लेकर एफ तक हमारा नहीं, वो फिगर की वजह से लग रहा है, वैसे कर्व होता है ये। एकदम आप लिनियरली से नहीं कह सकते, वो मैंने फिगर बनाई है, वैसे ही आपका कर्व ही होता है। एक्चुअल में ऐसा ये है, इसके अंदर एच बढ़ा रहे हो तो आई भी आपका पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है? ये उसी सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, आप एच बढ़ा रहे हो इसके अंदर, इसलिए यहाँ पर हम ई से लेकर ए तक मैग्नेटाइजेशन लेते हैं। तो 3 बार इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, 2 बार डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो जो हमें कंप्लीट ग्राफ मिलता है वो हमारा क्या होता है? हिस्टैरिसीस ग्राफ। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि इसकी इस यहां तक आई बात समझ में सबको? देखो 3 बार मैग्नेटाइजेशन, 2 बार डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है? दिव्यांशु रवलीन, ठीक। अब देखो इस ग्राफ से हमें क्या क्या चीजें पता लगती हैं। ये देखो इस ग्राफ को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इस ग्राफ से क्या क्या चीजें हमें पता लग रही है, ये सब चीजें समझो आप। इस ग्राफ से बच्चों सबसे पहले तो हमें ये पता लगता है, इस ग्राफ से देखो हमें क्या, पहले चलो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो इस ग्राफ से के बेनिफिट्स क्या होते हैं इस ग्राफ को पढ़ने के। देखो बच्चों, इस ग्राफ को हमारे पढ़ने के बेनिफिट क्या क्या होते हैं ये चीज समझो। इस ग्राफ को पढ़ने के हमारे बेनिफिट्स ये होते हैं, पॉइंट्स विच वी गेट फ्रॉम दिस ग्राफ, ठीक है? इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दिस ग्राफ, इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द ग्राफ, इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द ग्राफ। जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बच्चों ग्राफ से वो क्या होती है? देखो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर पता लग जाता है, ससेप्टिबिलिटी के बारे में पता लग जाता है। ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी हमारा क्या होता है? जाइएम। तो हमें ससेप्टिबिलिटी के बारे में पता लग जाता है, जाइएम के बारे में, ठीक। ससेप्टिबिलिटी हमारा क्या होता है बच्चों? आई और एच का रेशो होता है ना, आई बाई एच ही तो होता है ससेप्टिबिलिटी, आई बाई एच होता है,
ठीक है, ये बताता है कोई कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो सकता है, ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताता है, कोई कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो सकता है। तो ये आई और एच का रेशो होता है, यानी कि वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप। तो यानी कि ये स्लोप के बारे में बताता है, जितना ज्यादा, देखो इसका स्लोप कितना है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, सभी पीसीएम के बच्चे हैं, सबको पता होगा स्लोप के बारे में, कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बनाएगा उसका tan ही तो स्लोप होता है। तो ये लाइन ज्यादा एंगल बना रही है, तो जिसका ज्यादा स्लोप होगा उसकी ससेप्टिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये ससेप्टिबिलिटी के बारे में बताता है, जिसका ज्यादा स्लोप उसकी ज्यादा ससेप्टिबिलिटी। आई बात समझ में? जिसका ज्यादा स्लोप उसकी ज्यादा ससेप्टिबिलिटी। इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है ये परमेबिलिटी। परमेबिलिटी के बारे में बता देता है ये, क्योंकि सबको पता है रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है बच्चों, 1 प्लस जाइएम के इक्वल होता है, कल ही तो बताया था। रिलेटिव परमेबिलिटी 1 प्लस जाइएम के इक्वल होता है, जाइएम ज्यादा तो परमेबिलिटी ज्यादा होगी, तो किसकी सबसे ज्यादा परमेबिलिटी है ये उसके बारे में बता देता है। ठीक है, ठीक। और ससेप्टिबिलिटी स्लोप से पता लग जाता है, परमेबिलिटी इस फॉर्मूले से पता लग जाता है। इसके बाद ये रिटेंटिविटी के बारे में बता देता है, रिटेंटिविटी के बारे में बताता है ये, और बताता है ये रिटेंटिविटी के बाद कोर्सिविटी के बारे में बताता है, कोर्सी कोर्सिविटी के बारे में बताता है। ये बताता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने पर किसमें ज्यादा मैग्नेटिज्म बच जाती है, और बची खुची मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए कितनी नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है, ये उसके बारे में भी बताता है। तो रिटेंटिविटी के बारे में बताता है, कोर्सिविटी के बारे में बताता है। आई बात समझ में? ठीक। और ये हमें क्या बताता है बच्चों, रिटेंटिविटी, और इसका जो एरिया होता है, जो इसका एरिया होता है वो हमें एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप क्या बताता है, एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम। ये इसके बारे में भी हमें बता देता है, एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में बताता है। ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन कितनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम, उसके बारे में भी ये बता देता है। आई बात समझ में? नहीं नहीं नहीं, एनर्जी लॉस्ट होती है इसके अंदर, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन करते वक्त हमेशा हमारी एनर्जी लॉस्ट होती है, गेन नहीं होती है। एनर्जी इस फॉर्म में लॉस्ट होकर किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लॉस्ट होती है, गेन नहीं होती। वैसे तो एनर्जी कंजर्व रहती है, मगर साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि जहां से चले थे हम लोग वहीं पे लेकर आ गए हैं। बट वैसे इसके अंदर जब मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं तो हमारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है हीट एनर्जी वगैरह की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, ये केवल बच्चों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बनता है, ये डाया और पैरा का नहीं बनता, ये केवल किसका बनता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, केवल फेरोमैग्नेटिक का ये बनता है। और ये जो मैंने बनाया है ये किसके लिए बनाया है, आपको स्टील के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है ये स्टील का मैंने बनाया है आपके। ठीक है, अच्छा। अब देखो बच्चों सुनो, एक जरूरी चीज, ये हमारा जो हिस्टेरेसिस कर्व से हम लोग ये बता सकते हैं कौन सा मटेरियल सुटेबल है परमानेंट मैग्नेट के लिए, कौन सा मटेरियल सुटेबल है टेम्पररी मैग्नेट के लिए। क्योंकि बच्चों जो परमानेंट मैग्नेट होती है उनकी हाई रिटेंटिविटी हाई कोरेसिविटी होनी चाहिए। ठीक है, और जो टेम्पोररी मैग्नेट होती है, जो टेम्पोररी मैग्नेट होती है, जब तक करंट फ्लो करा रहे हो तभी तक मैग्नेट है, तो उसकी हाई रिटेंटिविटी लो कोरेसिविटी होनी चाहिए। कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ बुक्स में ये लिखा होता है, जैसे मैं इसको चलो रब कर दे रहा हूं, अब ये तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, पहले ले लिया सबने? ठीक, देखो बच्चों सुनो, देखो ये हमारी होती है इधर परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट, ये क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क्स में। परमानेंट मैग्नेट की खास बात क्या होती है, हाई रिटेंटिविटी हाई कोरेसिविटी। परमानेंट मैग्नेट की खास बात होती है हमारी हाई रिटेंटिविटी हाई कोरेसिविटी, इसकी खास बात होती है हाई
रिटेंटिविटी एंड हाई कोरेसिविटी। हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरेसिविटी, ये इसकी हमारी सबसे ज्यादा खास बात होती है। ठीक है। अच्छा, और जो हमारी टेम्पोररी मैग्नेट होती है उसकी खास बात देखो क्या होती है। जो हमारी टेम्पोररी मैग्नेट होती है उसकी हमारी क्या खास बात होती है, उसकी हाई रिटेंटिविटी होती है, लो कोरेसिविटी होती है, एंड लो कोरेसिविटी। आई बात समझ में यहां तक? देखो, मतलब परमानेंट मैग्नेट है तो उसकी हाई रिटेंटिविटी, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो करने पर भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म ज्यादा बचती है, मतलब करंट को बंद करने पर भी उसके अंदर ज्यादा मैग्नेटिज्म बच जाती है। और हाई कोरेसिविटी मतलब कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने पर, एक्सटर्नल वो सॉरी एक्सटर्नल कह रहा हूं, बची खुची मैग्नेटिज्म को जीरो करने पर, आई को जीरो करने पर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने पर हमें नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अप्लाई करनी पड़ती है। अरे ज्यादा नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है ताकि बची खुची मैग्नेटिज्म जीरो हो जाए। ठीक। टेम्पररी मैग्नेट की रिटेंटिविटी तो हाई होती है कि अगर आपने करंट को स्विच ऑफ कर दिया तो बची खुची मैग्नेटिज्म ज्यादा हो जाएगी, मगर उस बची खुची मैग्नेटिज्म को, आई को जीरो करने पर आपको बहुत थोड़ी सी नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है, बहुत थोड़ी सी नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी जिससे बची खुची मैग्नेटिज्म जीरो हो गई। आई बात समझ में ये? कुछ, हाँ हाँ हाँ, कुछ बुक्स में बच्चों ये भी लिखा होता है कि लो रिटेंटिविटी लो कोरेसिविटी, तो दोनों ही सही है, कोरेसिविटी लो होनी चाहिए कुल मिला के। अगर आप टेम्पोररी मैग्नेट में ये भी लिख दोगे लो रिटेंटिविटी तब भी वो सही है। ठीक है, कुछ बुक्स में मैंने देखा है कि लो रिटेंटिविटी भी लिखा होता है, चलो आप इधर लो ही कर दो, और हाई लिखा है तो हाई भी कर सकते हो, लो रिटेंटिविटी लो कोरेसिविटी, इसके हाई रिटेंट, इसमें तो परमानेंट मैग्नेट में दोनों हाई होंगे, टेम्पोररी में रिटेंटिविटी हाई हो भी सकती है, लो भी हो सकती है, मगर कोरेसिविटी जरूर लो होनी चाहिए, ताकि बहुत जरा सी नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो जिससे बची खुची मैग्नेटिज्म जीरो हो जाए। यहां तक आई बात समझ में सबको? ठीक है बच्चों, बात आई दिव्यांशु समझ में? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं स्टील का और इसका बस आखिरी जो टॉपिक है हमारा ये कि स्टील और इसका कंपेयर करना होता है हमें सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरेसिस ग्राफ। हिस्टेरेसिस ग्राफ हमें कंपेयर करना होता है स्टील और सॉफ्ट आयरन का। देखो वो कैसे कंपेयर करते हैं स्टील और सॉफ्ट आयरन का, ये हमारा सॉफ्ट आयरन का मैं इधर बना देता हूं। हाँ, देखो ये आ जाता है हमारा, देखो बच्चों ये हमारा इसका ग्राफ होता है। आई और एच के बीच में। ठीक है, ये हमारा सॉफ्ट आयरन का इधर ग्राफ आ जाता है, ये थोड़ा सा बस क्या होता है लंबा होता है, ये इस तरीके से होता है आपका ग्राफ। ठीक है, देखो ये आपका ग्राफ इधर आ जाता है। देखो ये आपका यहां से इधर आ जाता है ओ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। ठीक है, फाइन।
देखो, मैं इसके नोट्स तो भेज ही दूंगा, मगर अभी आप देखो, ये हमारा स्टील का ग्राफ, सॉफ्ट आयरन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? सॉफ्ट आयरन का। ये सॉफ्ट आयरन का है, ये स्टील का है। सॉफ्ट आयरन की देखो, दोनों को कंपेयर करते हो तो सॉफ्ट आयरन का जो आपकी रिटेंटिविटी होती है वो ज्यादा होती है। सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी क्या होती है बच्चों? ज्यादा। ठीक है। हाँ, इस तरीके से सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा, स्टील की रिटेंटिविटी कम होती है। ये मैं नोट्स में भेज दूंगा। दिव्यांशु, आ रही है बात समझ में? सॉफ्ट, दिव्यांशु, रवलीन, देखो बच्चा, दोनों दोनों ग्राफ को हम लोग कंपेयर करते हैं। सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी होती है ज्यादा, और वाई एक्सिस ज्यादा दिख रही है ना, रिटेंटिविटी ज्यादा, स्टील की रिटेंटिविटी कम। सॉफ्ट आयरन की कोरेसिविटी कम, स्टील की कोरेसिविटी ज्यादा। एक्स एक्सिस देखते हो, सॉफ्ट आयरन की कम, स्टील की ज्यादा। ठीक। अच्छा, फिर ससेप्टिबिलिटी, स्लोप देखो सॉफ्ट आयरन का ज्यादा है। अरे स्लोप देख नहीं रहे? ये वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ज्यादा एंगल बना रही है, तो स्लोप सॉफ्ट आयरन का ज्यादा है, इसलिए ससेप्टिबिलिटी सॉफ्ट आयरन की ज्यादा, परमेबिलिटी सॉफ्ट आयरन की ज्यादा होती है स्टील से। सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा सॉफ्ट आयरन से पास करती हैं। अरे बताया नहीं था उसमें, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं ताकि क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाए, है ना? हाँ, तो देखो, ये सॉफ्ट आयरन की स्लोप ज्यादा, तो इसलिए सॉफ्ट आयरन की ससेप्टिबिलिटी ज्यादा, सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी ज्यादा, सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा। बस स्टील का क्या ज्यादा होता है? कोरेसिविटी। और स्टील का एरिया ज्यादा होता है, तो स्टील में एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होता है ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन। सॉफ्ट आयरन का एरिया कम, तो सॉफ्ट आयरन में एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है बच्चों? कम होता है। ठीक है। सॉफ्ट आयरन टेम्पोररी मैग्नेट बनाने में काम आता है क्योंकि इसकी लो कोरेसिविटी है। स्टील परमानेंट मैग्नेट में काम आता है क्योंकि इसकी हाई कोरेसिविटी है। स्टील किस में काम आता है? अगर क्वेश्चन आ जाता है नेम द वन मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, तो क्या लिखोगे? स्टील। तो क्या लिख दोगे? स्टील। ठीक है। क्या लिख दोगे? स्टील। ठीक। और अगर क्वेश्चन आ जाता है नेम द वन मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्पोररी मैग्नेट, तो क्या लिख दोगे आप? सॉफ्ट आयरन। ठीक है। ये आ जाता है हमारा टेम्पोररी मैग्नेट। हाँ हाँ। ठीक है। फाइन। मगर आप टेम्पोररी लिखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यही स्पेसिफिक वर्ड काम आता है। ठीक। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पोररी होती है। ठीक। तो देखो बच्चों, सॉफ्ट आयरन हमारे टेम्पोररी मैग्नेट बनाने में काम आता है, स्टील परमानेंट मैग्नेट बनाने में काम आता है। यहां तक सबको बात आती है समझ में? चलो ठीक है बच्चों। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने यहां तक स्क्रीनशॉट? अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, एक मिनट वेट। देखो बच्चों, आज हम लोगों ने कितनी चीजें पढ़ी है उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। आज हम लोगों ने हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में पढ़ा, जो कि आई और एच के बीच में बनता है। हिस्टेरेसिस कर्व हमें क्या क्या चीजें बता देता है? लेट कर्व होता है जो कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से पीछे चलती है, और ये हमें ससेप्टिबिलिटी के बारे में बताता है, रिलेटिव परमेबिलिटी के बारे में बताता है, रिटेंटिविटी कोरेसिविटी के बारे में बताता है, एरिया हिस्टेरेसिस लूप का हमें बताता है कि एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम कितनी हो रही है ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन। फिर हम लोगों ने सॉफ्ट आयरन और स्टील का हिस्टेरेसिस कर्व बना लिया, दोनों को कंपेयर कर लिया, फिर देख लिया कि परमानेंट मैग्नेट में क्या विशेषता होती है, टेम्पोररी मैग्नेट में क्या खासियत होती है। ठीक है। तो चलो, इसके बाद बाकी हम लोग कल करते हैं बच्चों। फाइन। तो हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने?